नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण वाले विधेयक को अब राजभवन की तरफ से आपत्ति बताकर सरकार को वापस लौटा दिया गया है, जिस पर सरकार ने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों की उप समिति बनाकर इस विषय का समाधान निकालने का प्रयास किया। मंत्रियों की इस उप समिति के सामने राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी बात को रखा और जिस विषय पर राजभवन की तरफ से आपत्ति लगाई गई थी, उस विषय पर अपना पक्ष रखते हुए समस्या का समाधान निकालने के लिए अपने सुझाव दिए। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने कहा, राजभवन की तरफ से भारतीय संविधान के नियम 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए बिल को वापस लौटाने का काम किया गया है। राज्य में आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण का मामला राजभवन ने विधेयक में आपत्ति बताकर वापस लौटाया है। देखिए, गवर्नमेंट तो बिल्कुल पॉजिटिव है, सकारात्मक है। ये गवर्नमेंट के 1 साल की कार्रवाई से प्रमाणित हुआ है, इसीलिए विधेयक को राजभवन भेजा भी गया। सब कमेटी भी इसलिए बनाई। गवर्नमेंट को पशुपेश में है लीगल एंगल्स को लेकर, लेकिन हमारा मत एज एन एक्टिविस्ट, एज एन आंदोलनकारी, एज एन नागरिक बिल्कुल स्पष्ट है कि जो राजभवन ने एक आपत्ति लगाई, इसमें आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 14 और 16 का वायलेशन होता है। कहीं नहीं होता। भारत की आज़ादी के बाद 47 से लेकर आज तक जो स्वाधीनता सेनानियों को रिजर्वेशन मिल रहा है, उसी आधार पे आंदोलनकारियों को उत्तराखंड में राज्य निर्माण के बाद से तिवारी जी ने, कोश्यारी जी ने, निशंक जी ने, खंडूड़ी जी ने, बहुगुणा जी ने, हरीश रावत जी ने, सबने दिया। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये गवर्नमेंट भी अब बिल्कुल सीरियस उसको देने के लिए, क्योंकि आंदोलनकारियों को एक विशेष श्रेणी, सेपरेट क्लास माना गया है। इसलिए जब हमको रिजर्वेशन मिलता है तो विज्ञप्ति निकलती है, पूरी प्रक्रिया होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, चयन की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो राजभवन को ये समझना चाहिए, राजभवन के जो विधि सलाहकार हैं, कि 14-16 तो बैकडोर एंट्री होती है। अरे हमारे में तो विज्ञप्ति निकलती है। छोटा सा पेंच अड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी सुबोध उनियाल जी ने बहुत ही आराम से हमारी बात को सुना और हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि माननीय मंत्री जी जो हैं इस चीज़ को हफ्तों में ही नहीं, दिनों में निपटा के सरकार को अपनी संस्तुति दे दें। देहरादून में कोरोना की संभावित लहर को आज स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने देहरादून स्थित जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, ऑक्सीजन और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए धरातल पर नजर बनाए रखना जरूरी है, जिससे कोरोना संक्रमण में इजाफा न हो। सचिव स्वास्थ्य राजेश कुमार ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में अभी ओमिक्रॉन 7 मामले सामने आए हैं और अभी तक कोई भी नए वेरिएंट का मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य सचिव से इस बारे में हमारी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता, आपको दिखाते हैं। कोरोना को लेकर लगातार जो है खुद स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार मौका मुआयना भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। सर, आज आपने जो है कोरोनेशन अस्पताल पहुंच के यहाँ की स्थितियों का जायजा लिया, क्या पाया? कोरोनेशन हॉस्पिटल मैं यहाँ पे आया हूँ। पूरी हमारी स्वास्थ्य टीम भी यहाँ पे है साथ में। पूरे स्टेट में हमारा जो मेडिकल टीम है वो जाके पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे जाके कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और पीएसए प्लांट्स फंक्शनल होने की स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। और आज मैंने कोरोनेशन में पाया कि 1000 LPM का हमारा जो पीएसए प्लांट है वो फंक्शनल है पूरी तरीके से। बाकी जो मैनीफोल्ड है वो भी फंक्शनल है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी फंक्शनल है। सर, क्या अभी और सुधार की आवश्यकता लग रही है आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे निरीक्षण किया और बताया जा रहा है कि जो लहर आएगी, जो संभावित लहर है, वो काफ़ी भयावह हो सकती है? देखिए, अभी जो है किसी भी प्रकार के अफवाह पे विश्वास ना करें, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। और अभी उत्तराखंड में BF7 वेरिएंट के होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हम लगातार सभी सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और पहले जो हमारी फैसिलिटी थी, हमने 4 अभी मेडिकल कॉलेजेस में जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हमने इंश्योर की है। तो अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, बूस्टर डोज को लेकर किस तरीके की स्थिति है? क्या जो समय सिचुएशन है राज्य में? देखिए, बूस्टर डोज
हमारा फिलहाल स्टेट का प्रतिशत 26% है। फर्स्ट और सेकंड डोज 100% हमने कर दिया है। बूस्टर डोज को बढ़ाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए हैं और हमने भारत सरकार से भी अनुरोध भी किया है। लगभग 5 लाख डोसेस का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने फिलहाल कोवैक्सीन लगभग 50,000 डोसेस देने की बात कही है, जो हम आज ही हम कोशिश करेंगे हरियाणा से हम लोगों को मिल जाए। और कोविशील्ड का भी हमने रिक्वेस्ट किया है, जल्द से जल्द हमें कोविशील्ड भी मिल जाएगा। सर, क्योंकि चुनौती कोविशील्ड है, सबसे ज़्यादा लोगों ने कोविशील्ड लगाया था। कोविशील्ड की जो है लगभग हमारे यहाँ समाप्ति की ओर जो है हम बढ़ चुके हैं, उनको किस तरीके से बूस्टर लगाया जाएगा? कोविशील्ड के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार से, और भारत सरकार लेवल पे सभी स्टेट्स का डिमांड असेस किया जा रहा है। जैसे वहाँ से सभी स्टेट्स का डिमांड क्लियर हो जाएगा तो हमें भी वो दे देंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे स्वास्थ्य सचिव जी ने सीधे तौर पर बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोविड को लेकर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, जिससे किसी प्रकार की लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं उत्तराखंड में ठंड बढ़ने के साथ ही अब कोहरे ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में शीतलहर और कोहरा देखने को मिल रहा है। रोजाना देर रात से ही हरिद्वार में घना कोहरा शुरू हो जाता है। सुबह तक पूरी धर्म नगरी कोहरे के आगोश में घिरी हुई नजर आती है। उस पर शीतलहर चलने से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। उनको आग जलाकर ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो हरिद्वार में ठंड बढ़ रही है, जिसके चलते सर्दी के साथ ही अब कोहरा भी नजर आने लगा है। शाम के समय से ही उत्तराखंड में कोहरा दस्तक देने लगता है और लोग सर्दी से बचने के लिए, ठिठुरन से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि ठिठुरन से बच सके, सर्दी के प्रकोप से बच सकें। ठंड हो रही है, यहाँ तो कोहरा ही हो रहा है। लकड़ी ले लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं से काट पीट के। आग कोहरा पड़ गया, ठंड हो रही बहुत। बच्चे के लिए यही गुजारा कर रहे हैं, कहीं बिक्री भी नहीं हो रही है। कोहरा पड़ रहा है, लकड़ी नहीं है यहाँ पे, नगर निगम डाल नहीं है। हम कहीं ना कहीं व्यवस्था करके जला रहे हैं, जो भाई लोग आते हैं वो देखते हैं। ठंड हो रही है, यहाँ तो कोहरा ही हो रहा है। लकड़ी ले लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। वहीं उत्तराखंड बीजेपी नए साल 2023 के आगमन की तैयारी में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, नए साल में जल्द ही हम नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपेंगे। संगठन स्तर पर सभी मोर्चे का गठन हो चुका है और सरकार में दायित्व देने के लिए प्रदेश स्तर पर बैठक हो चुकी है। अब जल्द ही सूची तैयार कर सरकार को सौंप दी जाएगी और साथ ही नए साल में सभी कार्यकर्ताओं को तोहफा दिया जाएगा, उनको उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उनको दायित्व देने का काम किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर इसके लिए बैठक हो चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है और नए साल में इस काम का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को उनके दायित्व सौंपे जाएंगे। देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्दी हम लोग अपने संगठन के विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अभी 3 जिले कुछ कारणवश रुके हुए थे, उनकी घोषणा हम आज रात तक कर देंगे। हमारे मात्र 2 मोर्चे रह गए प्रदेश स्तर के, उनकी भी हम घोषणा आज या कल के बीच में कर देंगे। इसके बाद हमारे मंडलों के संगठन के विस्तार के लिए हमने प्रदेश की टीम बना दी। वो टीमें सभी विधानसभाओं में जाएंगी, मंडल का पैनल आएगा। मुझे बताते खुशी, हम 10 जनवरी तक अपने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर देंगे। जहाँ तक सरकार के दायित्व का विषय, उसमें हमने लगभग 2 स्तर पर हमारी बैठक हो चुकी है। अभी हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, उनके साथ हमारी बैठक प्रस्तावित है। उस बैठक के बाद सूची सरकार को दे देंगे। देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्दी हम लोग अपने संगठन के विस्तार को आगे बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के धरने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य की जनता भी न्याय चाहती है और सरकार ने भी न्याय प्रक्रिया के तहत ही पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसमें पुलिस की एसआईटी ने बेहतर काम किया है। अब मामला कोर्ट के अधीन है, तो ऐसे में विपक्षी दलों को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए न्याय का इंतजार करना चाहिए। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के धरने पर कटाक्ष किया है कि जब एसआईटी अपना काम ठीक से कर रही है तो विपक्ष को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए और न्याय के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए विपक्ष को। देखिए, हरीश रावत हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जब मामला न्यायालय में हो तो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का ऐसा काम इतने वरिष्ठ नेता को नहीं करना चाहिए। सारे विषय न्यायालय के अंतर्गत हैं और सरकार ने तो जिन जिन
विषयों पर सरकार से सहयोग की आवश्यकता थी, जांच एजेंसी को सहयोग हमने किया है। और आज भी मैं कह सकता हूं कि जो भी निर्देश न्यायालय द्वारा जिस रूप में होंगे उस निर्देशों का पालन करने के लिए सरकार कर्तव्यनिष्ठ है। और मैं कह सकता हूं कि जब विषय न्यायालय पे हो तो इस प्रकार की छोटी राजनीति कम से कम वरिष्ठ नेता को नहीं करनी चाहिए। देखिए, श्री रावत जी हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं। जब मामला न्यायालय में हो तो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का ऐसा काम इतने वरिष्ठ नेता को नहीं करना चाहिए। सारे विषय न्यायालय के अंतर्गत हैं और सरकार ने तो जिन जिन विषयों पर सरकार से सहयोग की आवश्यकता थी, जांच एजेंसी को सहयोग हमने किया है। और आज भी मैं कह सकता हूं कि जो भी निर्देश न्यायालय द्वारा जिस रूप में होंगे उस निर्देशों को। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है, अलर्ट पर है। देश भर में सभी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं कोरोना से बचाव को लेकर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने डॉक्टर नालेंद्र असवाल और डॉक्टर शौर्य के साथ अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान उन्होंने लक्सर, खानपुर और रायसी में मौजूद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और समेत ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। और साथ ही लक्सर के जो अस्पताल है वहां पर मॉक ड्रिल किया गया, मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया गया है सीएमओ द्वारा। और वहां पर जो आकलन किया गया स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कि किस तरीके की तैयारी की गई है कोरोना से निपटने के लिए और किन तैयारियों को अभी और बेहतर करने की जरूरत है, इसको लेकर सीएमओ द्वारा निरीक्षण किया गया है अस्पतालों में। तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लक्सर में भी वहां पर मॉक ड्रिल किया गया सभी अस्पतालों में। खुद सीएमओ की निगरानी में ये मॉक ड्रिल किए गए हैं। उन्होंने अस्पतालों में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और जायजा लिया है कि किन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है और कोविड संबंधी उपकरणों का आकलन किया कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का भी यहाँ पर सीएमओ ने निरीक्षण किया है। और रायसी और लक्सर, खानपुर में जो अस्पताल है वहां पर मॉक ड्रिल किया गया और वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया। और जो अस्पताल संचालक हैं उनको निर्देश दिए गए कि व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से दुरुस्त किया जाए। वहीं पौड़ी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10 दिन तक मशरूम की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। लोगों को, कार्यकर्ताओं को समारोह में सभी महिलाओं पुरुष को अंतिम परीक्षा देकर प्रशिक्षित किया गया। इसको लेकर निदेशक जुगल किशोर जोशी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में पौड़ी में प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मशरूम के बारे में जानकारी दी गई। ग्रामीण स्वरोजगार संस्था ने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ पर महिला स्वयं समूह में काम करती हैं, उनको मशरूम को लेकर जानकारी दी गई है। आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है संस्था की तरफ से। थोड़ा सा है कि कोई भी काम करने से पहले आप लोग उसका थोड़ा सा आपका नॉलेज होना जरूरी। ट्रेनिंग जो मिल जाती है ना, तो उससे आपको थोड़ा नुकसान होने के खतरे कम हो जाते हैं और थोड़ा आपको रास्ता मिल जाता आएगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। और उससे थोड़ा कुछ भी काम करने में आपको आसानी रहती है। रिस्क कम, मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा रिस्क कम रहता है। सर, मैंने ट्रेनिंग में मुख्य बात ये सीखी कि हम ऐसा है कि कोई भी स्वरोजगार से अपना कोई भी रोजगार कर सकते हैं। मैंने कोई भी काम सीख के किसी भी एक काम में फोकस करके मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम कि जो हम कर रहे हैं थोड़ा उसको टाइम दो और उसको जो सही तरीके से करोगे तो जरूर कामयाब होगे। है कि कोई भी काम करने से पहले आप लोग उसका थोड़ा। सर, हमने ट्रेनिंग में ये सीखा कि बीज हमें कहाँ से मिलेगा और भूसा को किस तरह से हम भिगाएंगे और कैसे इसका मतलब कितने मिनट तक हम इसको सुखाएंगे, फिर कैसे इसे हम पन्नी पे मतलब पैकेजिंग करेंगे और कैसी जगह में रखेंगे। मशरूम की उससे तो आमदनी ऐसे सर कि पहले तो हम थोड़ा सा मशरूम का प्रयोग करेंगे, जैसे मशरूम सही तरीके से निकलेगी उसी तरह से आगे मार्केटिंग करेंगे। तो सर, हमने ट्रेनिंग में ये सीखा कि बीज हमें कहाँ से मिलेगा
मशरूम जो है ना यहाँ के लिए बहुत मुफीद है। ये लोग इसको अपने घर के लिए भी कर सकते हैं और व्यावसायिक तरीके से भी कर सकते हैं और इसको उगाना भी बहुत आसान है। एक बार उन्होंने सीख लिया तो वो आगे के लिए उनके लिए एक रोजगार का बहुत अच्छा जरिया बन जाता है। मशरूम जो है यहाँ के लिए बहुत मुफीद है। ये लोग अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का धरना आज भी जारी रहा। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। में इस उम्र के पड़ाव में जिस तरह की हिम्मत उन्होंने दिखाई है, क्योंकि क्या करें, जब गूंगी बहरी सरकारें हो जाती हैं, जब जिद्दी सरकारें हो जाती हैं, जब अपने लोगों को, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकारें हो जाती हैं, तो फिर घरों से ऐसे ही निकल कर आना पड़ता है। यहाँ पूरा कनात कल 12 बजे से लेकर आज 12 बजे तक इसका समापन होने वाला है। ये 2 दिवसीय धरना यहाँ पर माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर दिया जा रहा है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि एसआईटी गठन के बाद तो मामला और भी ठंडे बस्ते में चला गया। हमने सोचा था रोज नए खुले होंगे, रोज कोई नया राज पता चलेगा वनांचल रिजॉर्ट से जुड़ा हुआ, लेकिन वहां तो साक्ष्य और सबूत मिटा दिए गए हैं, बुलडोजर चला दिया गया है, 2 बार आगजनी हो गई है। उसके अलावा उसकी मौत से उलझे हुए कई ऐसी गुत्थियां हैं जो अभी सुलझनी बाकी हैं। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं, वहां अगर इस तरह के अपराध होंगे, चलिए अपराध एक बार को हम नहीं रोक पाए, लेकिन अपराध होने के बाद अगर हम अपनी बच्चियों की अस्मिता की रक्षा नहीं कर पा रहे, उनको न्याय नहीं दिला पा रहे, तो फिर मुझे लगता है कि हमें जिंदा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए माननीय रावत जी को इस उम्र में भी यहाँ कड़ाके की सर्दी में कांग्रेस जनों के साथ बैठे, और केवल कांग्रेस जन नहीं, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम उन संगठनों का जिन्होंने यहाँ पर आके उन्हें समर्थन दिया। यहाँ मातृ शक्ति रात के 12 बजे तक विद्यमान थी और यहाँ लगातार लोगों के मन में एक ही कष्ट है कि आखिर वो कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर यहाँ प्रदेश का नेतृत्व एकजुट हो गया है, क्योंकि सरकार की भी किरकिरी हो रही है। उत्तराखंड शर्मसार हो रहा है राष्ट्रीय पटल पर, और कहीं ना कहीं एक छवि हमारी धूमिल हुई है। अंकिता हत्याकांड से, छावला मर्डर केस से अनामिका को जो न्याय नहीं मिल पाया, हम तो पूछना चाहते हैं राज्य सरकार से कि अनामिका के केस में भी आप क्या कर रहे हैं, क्या मदद कर रही है सरकार? तीनों जो उसके बलात्कारी हैं वो बाइज्जत बरी कर दिए गए, तो ऐसे में पुनर्विचार याचिका जो है दाखिल हो गई नहीं हो गई। तो लगातार जो अपराध यहाँ बढ़ रहे हैं मातृशक्ति के साथ, वो एक चिंतनीय विषय है, और हम अगर उस संस्कृति को बचा नहीं पाए तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी। आज हम 27 दिसंबर में खड़े हैं। एसआईटी गठित हुई थी 26 सितंबर को। लोगों ने सोचा एसआईटी गठित हुई है, रोज नए राज खुलेंगे, पर्दाफाश होगा, आरोपी एक के बाद एक अंदर जाएंगे, वनांतरा से जुड़े हुए जो राज हैं और अंकिता के साथ मौत से पहले क्या हुआ, किस तरह का उत्पीड़न हुआ, ये सारी बातें खुलकर आएंगी। लेकिन देखने में कुछ और ही आया। देखने में ये आया कि एसआईटी गठन के बाद तो जैसे जो जांच है वो गहरे अंधे कुएं में चली गई हो। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई खुलासे नहीं, कोई बात जनता तक नहीं, कोई बात विपक्ष तक नहीं, कोई बात मीडिया तक नहीं निकल कर आई। ऐसे में फोरेंसिक जांच के लिए पिछली बार हाईकोर्ट से एसआईटी को फटकार पड़ी थी कि आप जो है सारे सबूत लेकर नहीं आ रहे हैं, आप फोरेंसिक जांच लेकर नहीं आ रहे हैं, आपने सबूत तथ्य नहीं जुटाए हैं। वहां पर जली हुई उसकी रोटियां पड़ी हुई थी, वहां उसकी सैंडल पड़ी हुई थी, उसका जो बिस्तर है वो नदी में डाल दिया गया, झील में डाल दिया गया। ऐसे में मैं बता तो रही हूँ कि पोस्टमार्टम करने वाले 5 पुरुष डॉक्टर होते हैं, महिला डॉक्टर उसमें नहीं होती। 5 दिन बाद उसकी बॉडी निकाली जाती है नहर से, तो वो फूली भी नहीं होती, वो जस की तस जैसे अंकिता थी वैसी होती है। ये कैसे मुमकिन है? ये सारी बातें वो हैं जिसके सवाल के जवाब जनता जानना चाहती है, और एसआईटी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि एसआईटी भी उस वीआईपी को बचाना चाहती है। उत्तराखंड की जनता वीआईपी का नाम जानना चाहती है। इस पूरे केस की सीबीआई जांच एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में चाहती है, और इससे कम में हम मानने के लिए तैयार नहीं। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख तो हमने करने का फैसला पहले ही कर लिया था, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि वीआईपी को लेकर भी भाजपा 2 फाड़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो कहते हैं वीआईपी कमरे का नाम था, इंसान का नाम नहीं था, व्यक्ति का नाम नहीं था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी मानते हैं, राजपुर के भाजपा के विधायक खजानदास मानते हैं कि ये
काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है। उनका मानना है कि वीआईपी तो हर हाल में है और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, वीआईपी के नाम की भी खुलासा होना चाहिए। शायद वीआईपी का जो संपर्क सूत्र है या जो रसूख है या जो उसके तार हैं वो इतने ऊंचे लोगों से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कि एड़ी चोटी का जोर इन्होंने उस वीआईपी को बचाने में लगा दिया। लेकिन उत्तराखंडियत से समझौता किया गया है, उत्तराखंड की बेटी से समझौता किया गया है, यहाँ के मान सम्मान को ठेस पहुंची है और उसको रीइंस्टेट करना कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है। जनभावनाएं अपनी जगह पर है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती रहती है, लेकिन जो जन दबाव है, जो जन आक्रोश है, जो उद्वेलित जनता है, क्योंकि पहाड़ की बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या घटित हुआ वनंतरा रिजॉर्ट में। और बहुत, जैसे मैंने कहा ना, अनसुलझे सवाल हैं, जैसे रिजॉर्ट पर डोजर किसने चलवाया, क्यों चलवाया, मंशा क्या थी। उसके अलावा 2 बार वहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कैसे आगजनी हो गई और आगजनी क्यों करवाई गई, किसके द्वारा करवाई गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातों पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। और एसआईटी से हम इसीलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि एसआईटी 3 महीने पहले गठित हुई थी। एसआईटी ने किसी की जवाबदेही, किसी की अकाउंटेबिलिटी, देखिए अकाउंटेबिलिटी फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, आंसरेबिलिटी फैक्टर है। आंसरेबिलिटी है पुलिस प्रशासन की और सरकार की, अकाउंटेबल है वो लोग जो वहां मौजूद थे। वहां भाजपा की स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट मौजूद थी जिस समय डोजर चल रहा था, तो रेणु बिष्ट की अकाउंटेबिलिटी आपने क्या तय करी। पुलिस प्रशासन मौजूद था तो अब वहां आगजनी हो गई 2 बार। ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और नई बात यह है कि क्राइम स्पॉट को सीज क्यों नहीं किया गया, उसको पूरा सील किया जाना चाहिए था भारी लोगों के लिए, लेकिन वहां कोई भी मुंह उठाकर जा सकता था और सबूतों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। यह आपने पहले तरह का केस देखा होगा जहां उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से उदासीन बनी रही। बहुत कोशिश की गई कि इस मामले को रफा दफा किया जाए, लेकिन मामला रफा दफा नहीं हुआ। उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता, देवतुल्य जनता सड़कों पर उतरी बेटी के न्याय के लिए, तो आनंद फानंद में उसका दाह संस्कार कर दिया गया बिना परिजनों से पूछे, और उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। आधा आक्रोश वहां ठंडा हो जाता है। मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद है, हमारी स्थानीय जो मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, उसने इसको बढ़ चढ़कर उठाया अंकिता हत्याकांड को। और आज 3 महीने या 3.5 महीने बाद हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जो जांच है वो जहां पर छोड़ी गई थी वहीं पर पहुंची है। और शुरुआत के जो 4 दिन बहुत क्रूशियल थे इस पूरे केस में, उस वक्त रेवेन्यू पुलिस और रेगुलर पुलिस के बीच में लुका छिपी का। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।